माई नीट काउंसलिंग स्कैम एक्सपीरियंस। काउंसलर कभी भी हायर मत करना। ये वीडियो मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि वार्न करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों का नीट सपना होगा, जैसा मेरा हुआ करता था। लेकिन सपने सिर्फ एग्ज़ाम देकर पूरे नहीं हो जाते। कभी कभी एग्ज़ाम के बाद जो होता है वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आज मैं आपको एक सच बताऊंगी जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे नीट काउंसलिंग के नाम पे स्कैम किया गया, और मैं नहीं चाहती कि आप ये गलती रिपीट करो। मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप टॉपिक्स बताइए जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आपके साथ नीट में कोई स्कैम हुआ था, तो आप उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बताइए ताकि बाकी लोग बच सकें। तो थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। मैं नीट 2 बार दे चुकी हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट जब हुआ तो मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन नहीं हो पाया। तो सेकेंड अटैम्प्ट के लिए मैं और मेरी फैमिली रेडी थे कि इस बार हो या ना हो, एडमिशन तो लेना है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एडमिशन लेना है। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे इस बार। जब ये डिसाइड हो गया कि प्राइवेट में एडमिशन लेना है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं डर गई कि अगर काउंसलिंग में कोई गलती हो गई मुझसे, मेरा तो साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं और भी किसी कॉलेज को कंसिडर नहीं कर रही थी। तो मेरे अब्बू ने कहा कि किसी प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लो, सेफ रहेगा। मैं मान गई। मैं रांची में पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स दिए काउंसलर्स के कि ये लेना सही रहेगा। और जब हम एग्ज़ाम देकर निकलते हैं ना नीट का, तो बाहर बहुत से काउंसलर्स के जो चेले हैं वो फाइल्स लेकर खड़े रहते हैं कि आप इससे एडमिशन कराना, मेरे थ्रू एडमिशन कराना। तो उन फाइल में से जो एक नंबर था और मेरे फ्रेंड ने जो नंबर्स दिए थे उसमें से एक नंबर मैच कर गया। तो मुझे लगा इससे बात करना सही रहेगा। मुझे कुछ आता नहीं था उस टाइम, काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, क्या करना होता है। तो मैंने उनसे कॉल पे बात की। उसमें से एक बंदा काफ़ी प्रोफेशनल लगा। बात करने का तरीका एकदम स्मूथ था, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी, प्रोसेस समझाया, और मुझे लगा कि बहुत ट्रस्टवर्दी है। उसने मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, मेरा फ़ोन नंबर लिया और बोला कि OTP भी भेजना होगा ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए। रियल गेम तो अब शुरू होता है। उसने मेरा ही नंबर लिया, मुझसे ही OTP मांगी। मुझे लगा कि सारे काम तो मेरे नंबर से हो रहा है, तो मेरी आइडेंटिटी सेफ़ है। उन्होंने स्कैम किया कैसे कि पहले उन्होंने मेरा नंबर डाला, मुझे OTP मिली, लेकिन उस OTP को उसने यूज़ ही नहीं किया। बाद में उसने अपना ही नंबर डाला और उससे फिर OTP जो मिली उससे उन्होंने रजिस्टर किया। बाकी वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगते गए, मैं देती गई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस हो गया, सब कुछ सही था। उन्होंने मुझे प्रूफ्स दिए कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये हो गया है, चॉइस फिलिंग हो गई है। चॉइस फिलिंग के बारे में भी उन्होंने ही स्टेप वाइज मुझे समझाया था। फिर बताया था कि उनका चार्ज है 1.25 लाख रुपये, उसमें से मुझे अभी सिर्फ 25,000 देने हैं। तो मैंने 25,000 दिलवा दी अब्बू से, और काम बहुत स्मूथली चल रहा था। मेरी आपी की शादी थी और उसी दिन मेरा अलॉटमेंट लेटर आया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो खींच कर भेजे कि आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया है, आप एडमिशन के लिए अब एलिजिबल हो, तो आप आ जाओ जितनी जल्दी हो सके। मैं अब तक कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे हर स्टेप पर सब ठीक चल रहा है का भरोसा दिया। सब ने बोला कि अभी तो 2 दिन टाइम है, तो तुम लोग रिसेप्शन अटेंड कर लो तो ही जाना। लेकिन मैं और मेरे अब्बू निकल गए, हमने रिसेप्शन भी अटेंड नहीं की। और ये बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने मेरिट लिस्ट देखा, तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था। मैं तो खुश हो गई। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया, लेकिन फिर उसमें अलॉटमेंट लेटर मांगा गया और बोला गया कि इसका ओरिजिनल PDF दीजिए, फ़ोटो से काम नहीं चलेगा। तो जब हमने उन्हें कॉल किया कि अलॉटमेंट लेटर चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट लेटर तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो मैं तो शॉक्ड हो गई कि क्यों नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, मैंने आपका एडमिशन कराया, मैंने आपकी बेटी का एडमिशन कराया है, तो अलॉटमेंट लेटर दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे 10 लाख चाहिए। एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे जो प्रोफेसर्स बैठे थे, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, इसका मतलब है आप अपने मेरिट पे आए हो, कोई आपका एडमिशन नहीं करवा सकता, ये झूठ एलिगेशन है। तो आए दिन बहुत से लोग ऐसे फ्रॉड्स के बीच फंस जाते हैं। अगर आपका कोई सोर्स है तो आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आपको मिल जाएगा। फिर अब्बू ने कॉल्स घुमाए बहुत से लोगों को। फिर बहुत से मीडिया वाले पटना चले गए, क्योंकि सेम डे पे कटिहार से पटना, पटना से कटिहार आना पॉसिबल नहीं था। फिर मीडिया वाले गए तो वो लोग डर गए। फिर उन्होंने अलॉटमेंट लेटर हमारा फाइनली दे दिया। उनका जो चार्ज था, प्रॉमिस चार्ज 1.25 लाख रुपये, वो हमने पे कर दिया। उसके अलावा हमने एक फूटी कौड़ी उसे नहीं दिया। हमने शादी छोड़कर बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि अब हमारे पास बच गया था सिर्फ एक दिन, क्योंकि वो सारे काम निपटाते हुए रात के 1 बज गए थे। अब आखिरी दिन हमारा बचा हुआ था। तो ये लोग जानकर ऐसा करते हैं, क्योंकि पता है कि कोई साल बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर उन्होंने ठान लिया है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना, तो वो अपना साल बचाने के लिए, और आखिरी दिन होगा, टाइम ही नहीं है, तो क्या करेंगे, 5-10 लाख नहीं तो कम से कम 5 लाख तो उन्हें पकड़ा ही देते हैं। तो ऐसे ही ठग ठग के वो अपना काम चलाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। तो यार, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए, या बहुत सी ऐसी कॉलेज से रिलेटेड बातें। मुझे ये सब बताने के लिए कोई नहीं था, और मुझे ज़रा भी उस वक्त आइडिया नहीं था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कौन सा राउंड कब होता है, किस कॉलेज को प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी है,
कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। मेरे अंदर बस एक ही डर था कि अगर काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ होती है तो मेरा तो पूरा साल ही बर्बाद हो जाएगा, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी 1 और साल वेस्ट करना नीट के पीछे। फिर जब मेरा एडमिशन हो गया, मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हुई, तो मैंने सोचा कि मैं अकेली तो नहीं होगी जिसे उसने ठगा होगा, बहुत से लोग उसके चपेटे में आए होंगे। तो मैं चाह रही थी कि गूगल पे मैं एक गंदा से रिव्यू दे दूँ उसका, ताकि कुछ लोग जो पढ़ें, जानना चाहें उसके बारे में, बच सकें। और उसके जितने फीडबैक्स मैंने देखे थे जो अपलोडेड थे ऑलरेडी, वो सारे पॉजिटिव थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऑडेसिटी देखो इस इंसान की। वो मुझे कह रहा है कि मैंने तो आपका एडमिशन करा दिया ना, अब आप क्या चाहती हैं? आप गंदे रिव्यूज़ देने की कोशिश क्यों कर रही हैं? ऐसा कहकर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे उसका साइट मिला ही नहीं, शायद वो डिलीट हो गया। 2 से 3 रिव्यू तो थे ही उस पर। मुझे आइडिया नहीं था कि प्राइवेट काउंसलर्स को हायर करना नहीं चाहिए, किसी ट्रस्ट वाली सोर्स से ही कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये सब मेरे साथ हुआ। अभी भी बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कुछ फेक कहानी बनाकर अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। मेरे पास वो साइट तो नहीं, वो नहीं मिल पा रहा है मुझे नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मेरे पास उसका नंबर है जो मैं अपलोड कर सकती हूँ, मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकती हूँ। मैंने ये वीडियो बस इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। हर साल हज़ारों ऐसे बच्चे होते हैं जो इन फेक काउंसलर्स के चक्कर में फंस जाते हैं। कभी भी OTP, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी अननोन को मत दो, चाहे वो कितना भी प्रोफेशनल लगे। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे खुद जाकर काउंसलिंग के प्रोसेस को पूरा करो, या फिर किसी सर्टिफाइड काउंसलर से ही हेल्प लो। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, आप कुछ भी सीख पाए हो मेरी वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर करो उनको जो काउंसलिंग प्रोसेस में फंसे हुए हैं। हो सकता है किसी का 1 साल बच जाए। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखो। मिलकर अवेयरनेस फैला सकते हैं हम लोग, ताकि लोग इससे बच सके, कुछ सीख सके। ट्रस्ट मत करो, वेरीफाई करो। सेव योर सीट, सेव योर ड्रीम। बाय बाय।